नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथों के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल के माध्यम से पीएम मोदी का संदेश सुनेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक रोड शो, रैलियां, जनसभाएं लगातार कर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की अगर बात की जाए अगले महीने की 5 तारीख को होगा और इनकी गिनती 8 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है। भाजपा के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा चुनाव में हार के डर से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां हर राज्य से लोग आते हैं। यहां हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की गाड़ियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीआर कैंप में पंजाब पुलिस की गाड़ियां देखी गईं, जो कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। वह लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली भाजपा के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस समेत तमाम प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। मंगलवार को चेकिंग के दौरान दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक कार से करीब 47 लाख रुपए बरामद किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के अथक प्रयासों के 1 दशक पूरा होने पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी भाग लेंगी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले 1 दशक में ये लोगों की तरफ से संचालित एक परिवर्तनकारी पहल बन गई है और इसने सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी को आकर्षित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयासों के 1 दशक का प्रतीक है। उत्तर कन्नड़ जिले के यल्लापुर के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना आज सुबह यल्लापुर तालुका के गुल्लापुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर एक सब्जी लॉरी के पलट जाने से हुई और 15 से अधिक लोग इस दौरान घायल हो गए। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने लंबी अवधि की स्ट्रीमजेट इंजन का सफल ग्राउंड परीक्षण किया है। भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्ट्रीमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट का प्रदर्शन हुआ। आईबी और पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर झारखंड पुलिस और दुसनो कोबरा के संयुक्त बलों द्वारा झारखंड के बोकारो जिले में एक अभियान चलाया गया है। सूत्रों के अनुसार अभियान के तहत अब तक 2 नक्सलियों के शव और एक AK-47 और 2 इंसास सहित 3 हथियार बरामद किए गए हैं।
महाकुंभ का आज 10वां दिन है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक स्नान करने वालों की संख्या 9 करोड़ के पार हो चुकी है। कल रात 8 बजे तक महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 43 लाख से अधिक रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक चल रही है। महाकुंभ नगर के पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे राज्य में विरासत के संरक्षण को और विकास को गति मिल सके। प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ में इस अवसर पर लगाई गई इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानूनों का विस्तृत और सरल विवरण प्रदान किया जा रहा है। महाकुंभ में विद्यार्थियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का गहन से अध्ययन करने का मौका भी मिल रहा है। महाकुंभ के विशाल परिसर में आयोजित इंटर्नशिप कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में देश और विदेश से आए तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। थाईलैंड से आए नागरिकों का एक दल अपनी संस्कृत वंदना और मंत्रों के उच्चारण को लेकर महाकुंभ क्षेत्र में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन रेलवे प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। महाकुंभ को श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने के लिए इस्कॉन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा ना रहे, क्योंकि वे अपने मेगा रसोई के माध्यम से हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन परोस रहे हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर शाम की आरती की गई। ये दृश्य अत्यधिक भव्य और आध्यात्मिक था, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आराधना की। आरती में लाखों दीपों की रोशनी के बीच श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ गंगा माता की पूजा की। वहीं प्रयागराज में रामघाट पर धूमधाम से संध्या आरती की गई। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की चरण वंदना कर उनका आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आया। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने दावोस में भारत में बुनियादी ढांचागत उत्कृष्टता और नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बदलाव विषय पर एक चर्चा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दुनिया के उज्जवल हरित भविष्य के लिए एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल करने के लिए रोडमैप बनाने पर भी जोर दिया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान भारत का महाराष्ट्र राज्य इतिहास रच रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र को दावोस में केवल एक दिन में 6,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी निवेश मिला है। इन समझौतों में जेएसडब्ल्यू द्वारा 3 लाख करोड़ का निवेश भी शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पवेलियन में लॉरियल के मुख्य विकास अधिकारी फेब्रिस मकरबानी से मुलाकात की। लॉरियल कंपनी भारत में लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र उनके लिए प्रायोरिटी स्टेट है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल रेलवे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच रेलवे में सुरक्षा, प्रौद्योगिकियों और रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान उन्होंने दावोस में खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन और सतत विकास पर पैनल चर्चा में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हुए। बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्य देशों ने बड़ी सोच एजेंडे को गहन बनाने और आपसी सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति जताई। चारों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि का आधार है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। नए विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मार्को रूबियो से मिलकर डॉक्टर जयशंकर ने खुशी जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित सुनिश्चित करने और वैश्विक स्थिरता को समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपसी दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सक्रिय रूप से परिणामोन्मुखी एजेंडे पर काम आगे बढ़ाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कश्मीर घाटी के हर जिले में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं समारोह से पहले डोडा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस और भारतीय सेना वाहनों की जांच कर रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में देहरादून के भाजपा महानगर कार्यालय परेड ग्राउंड में राजा रोड तक आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रहस्यमय मौतों के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए राजौरी के बधाल गांव का दौरा किया। अमृतसर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एक व्यक्ति यमराज का रूप धारण करके नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को जागरूक कर रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 57 दिन से आमरण अनशन पर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इस मामले में आज पंजाब सरकार डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करेगी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के राज्य सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारी संख्या बढ़ाई। पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला। 97% से अधिक स्कूल में अलग से शौचालय बनवा दिए, तो अब हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधे एडमिशन्स हम गर्ल्स का होता है। आज हर खेल में हीरो मेडल्स हम घर लेकर आती हैं। आपने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। और आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 245 अंक चढ़कर 76,084 और निफ्टी 57 अंक की बढ़त के साथ 23,082 पर कारोबार करता नजर आया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सेमिकॉन इंडिया स्कीम से देश में 85,000 रोजगार के अवसर होंगे पैदा, जिसमें 25,000 के करीब प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की जिक्र करते हुए कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 बिलियन की हो गई है और अगले एक दशक में इसके $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सेबी कंपनियों के आईपीओ आवेदनों की प्रक्रिया के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा। सेबी के मुताबिक अगले 2 साल में 1000 से करीब आईपीओ प्रोसेस होने की संभावना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन यानी DIA योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के हीरा कारोबार की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। भारत में कारोबारी डील गतिविधियों में 2024 में सालाना आधार पर बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ग्रांट थॉर्टन के मुताबिक सालाना आधार पर डील की संख्या में 33% और वैल्यू में 76% की बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भारत 2028 से वैश्विक नेतृत्व के एक नए युग में प्रवेश करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन ऑपरेशंस में अनियमितता के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में जारी वैश्विक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत निवेश के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन मुख्य भूमिका में शामिल है। भारत में डेटा सेंटर्स पर खर्च 2025 में 19.1% बढ़ने का अनुमान है। ये 2024 की विकास दर से करीब 2 गुना है। वित्तीय संकट में फंसी विमानन कंपनी गो फास्ट अब नहीं भर सकेगी उड़ान। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिया गो फास्ट के परिसमापन का आदेश। व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत एयर कंडीशनर और LED लाइट्स बनाने वाली 24 कंपनियों का चयन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं तो वे संभवतः रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन संघ को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जेलेंस्की से बात कर रहे हैं और वे बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे बाइडेन प्रशासन की ओर से नियुक्त 1000 से अधिक कर्मियों को हटाएंगे। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी पर पीएम ट्रूडो ने कहा है कि ट्रंप को उनके फैसले से पीछे हटाने के लिए कनाडा आर्थिक नुकसान उठाने को तैयार है। इंडोनेशिया की एंटी ट्रस्ट एजेंसी ने गूगल पर अनुचित कारोबारी व्यवहार के लिए करीब 103 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एजेंसी ने 2022 में गूगल के खिलाफ एक जांच शुरू की थी। आरोप है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इंडोनेशियाई ऐप डेवलपर्स के ऐप को गलत तरीके से हटा दिया था। उत्तर पश्चिमी तुर्की ने स्की रिसोर्ट में 12 मंजिला होटल में लगी आग में मरने वालों का आंकड़ा 76 पहुंच चुका है। वहीं हादसे में 51 लोग घायल भी बताए गए हैं। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि आग पोलू प्रांत के कोरोगोलू पहाड़ों में स्थित ग्रैंड कार्तल होटल में लगी, जो कि इस्तांबुल से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी इमारतों और तुर्की के राजनयिक मिशन पर सभी झंडे आधे झुकाए जाएंगे। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों को रोकने में नाकामी के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। इन हमलों के बाद ही गाजा युद्ध की शुरुआत हुई। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुसार इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की, जिसमें 6 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हो गए। श्रीलंका ने 41 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। तमिलनाडु के 41 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका की नौसेना ने इन मछुआरों को 8 सितंबर 2024 को INDL पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया है कि सप्ताहांत में दक्षिणी यमनी तट के पास एक नाव के पलट जाने से कुल 20 इथियोपियाई प्रवासियों की मौत हो गई है, जिनमें 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ईडन गार्डन्स के मैदान पर इंग्लिश टीम के खिलाफ उतरेगी। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होगी।
इंग्लैंड टीम जोस बटलर की कप्तानी में बेहतर करने के इरादे के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर उतरेगी। कोलालमपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में भारत ने मेजबान मलेशिया को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। स्मृति मंधाना आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और भारत के नंबर 1 अर्जुन एरगेसी इस साल मई माह में होने वाले 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ बैठक की। बैठक में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा हुई। इस बैठक में खेल मंत्री डॉक्टर मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के कामकाज में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में केन रसेल और तांगी कोसिंस के 3 मिनट के अंदर किए गए गोल से यूपी रेडक्रॉस की टीम गोनासिका को 2-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हरा दिया। बेलारूसी खिलाड़ी अरीना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस की अनास्तासिया पाव्लिचेनेकोवा को 2-6, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ साबालेंका ने लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। साबालेंका का सेमीफाइनल में मुकाबला स्पेन की पाउला बेडोसा से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अन्य अधिकारी दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की विशेष स्क्रीनिंग में हुए शामिल। अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म कनप्पा में भगवान शिव के रोल में आएंगे नजर। फिल्म इसी साल अप्रैल में होगी रिलीज। अभिनेता अनुपम खेर महाकुंभ में हुए शामिल। अनुपम खेर ने कहा कि जिस तरह से प्रयागराज में आयोजन हुआ है, एक सुरक्षित वातावरण है। नागा चैतन्य की आगामी फिल्म NC-24 में विलेन के रोल में आएंगे नजर लापता लेडीज के अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटगे फिल्म ललाट से कर रही हैं फिल्मों में वापसी। अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म देवा 31 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म छावा से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक किया जारी। अभिनेत्री तब्बू ने अपने खिलाफ फैलाए गए आपत्तिजनक अफवाहों पर गुस्से का इजहार किया और एक बयान जारी कर फर्जी रिपोर्ट्स फैलाने वालों को चेतावनी दी। अभिनेत्री यामी गौतम और प्रतीक गांधी की फिल्म धूमधाम का टीजर रिलीज। फिल्म 14 फरवरी को होगी रिलीज। अमीरात क्रिएटिव मीडिया अथॉरिटी और फिल्म आयोग ने अबू धाबी में फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं को 50% कैशबैक देने की घोषणा की। जुनैद खान और खुशी कपूर की नई जोड़ी फिल्म लव्यापा में आएगी नजर। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बर्लिन में अमेरिकी रैपर जेपीजी माफिया के कॉन्सर्ट में मिर्च के स्प्रे के कारण कई लोग हुए घायल। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।